दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है। बेसिकली ये जो यूनिट सब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यदि आप नॉन कॉमर्स के हैं तो स्पेशली ये आपके लिए मैंने डिज़ाइन करी है। स्पेशली इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी रखी गई है और अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। यदि ये सब्जेक्ट आपको नया लग रहा है, क्योंकि ये नया तो हमारे लिए भी नया है, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट अपने ला दिया गया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। तो जैसे ही सारे चीज़ें अपन इसके अंदर देख रहे हैं तो बेसिक लेवल से मैं एडवांस लेवल तक आपको सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप कराऊंगा। तो कहीं भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, सारी चीज़ें अपन कवर अप करेंगे, है ना। तो शुरू कर देते हैं अपन सेकेंड यूनिट से। सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यही पूरे मतलब सेकेंड यूनिट की जान है ना। ये क्या कह रहा है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस सीवीपी क्या कह रहा है, मेजर टू अंडरस्टैंडिंग हाउ योर कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट आर कनेक्टेड, कि कितना मेरे को प्रॉफिट करना होगा, कितना वॉल्यूम करना होगा, कितना प्रॉफिट एनालिसिस होगा। अब इस चीज़ों को बहुत आराम से और शांति से समझना है। ये जो सीपीवी एनालिसिस है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये तीन चीज़ों के ऊपर है। पहला है कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। दूसरा है वॉल्यूम के ऊपर, जितनी अपन सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे वॉल्यूम से डिटरमाइन हो रही है। और तीसरा है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट का सबको एक फॉर्मूला पता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है कि मेरी जो सेल्स प्राइस है, इसमें से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी और कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये सबको पता है। क्या मैं बोल रहा हूं, अगर सेल्स में से मैं कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा और प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी और कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अभी अपन इसको ही समझते हैं कि मैंने कोई 20 रुपये में चीज़, देखो मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बार समझ लोगे आगे पूरी यूनिट में ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और वास्तव में ऐसे हो जाएगी अगर ये बेसिक फंडे आपको क्लियर हो गए। जैसे 20 रुपये की कोई चीज़ है, मैंने 10 रुपये उसके ऊपर, 12 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया, है ना। 12 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, आप कहोगे सर 8 रुपये होगी। बहुत बढ़िया बात है। इसी तरीके से अगर कोई 20 रुपये की चीज़ है, 8 रुपये की कॉस्ट है उसमें, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कह दोगे सर 12 रुपये होगा। ये निकालने में तो किसी को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। 20 रुपये की चीज़ 12 बेची, इतनी बात समझ में आ गई। अब कॉस्ट के अंदर दो वेरिएबल आपको याद में रखने हैं। कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कॉस्ट के अंदर दो वेरिएबल आपको याद में रखने। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है और वेरिएबल वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर मैं 1 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट मान लेते हैं 10 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 12 रुपये, ठीक है। 2 रुपये अपन इसको कर लेते हैं ताकि अपन को कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा और समझने में भी इजी हो जाएगा। 1 यूनिट का प्रोडक्शन कितने का यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का। बड़ा आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल से समझा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। 1 यूनिट का प्रोडक्शन 10 फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट आप बोल दोगे सर 12 रुपये आएगी। अगर मैं 2 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ तब भी मेरी फिक्स कॉस्ट इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये में मान लेता हूँ, अभी चेंज नहीं हुई है, तो भी मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 12 रुपये आ रही है। तो सर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने में मेरी पर यूनिट कॉस्ट 12 डिवाइड बाय 1 आ रही थी, जो आ रही थी 12 रुपीज़, और यहाँ पर मेरी 12 डिवाइड बाय 2 आ रही है, जिसका मतलब है 6 रुपये। यानी अब मेरे प्रोडक्शन की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 6 रुपये। 6 से जैसे ही मैं 7 में बेचूंगा मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से तीसरे यूनिट में अगर मैं जाता हूँ और फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट को भी एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं अपन, तो यहाँ पर टोटल 12 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अगर चौथे के अंदर भी मैं जाऊँगा
और 10 रुपये यहाँ पर करता हूँ, और वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करती है, वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। हो सकता है कि बल्क प्रोडक्शन कर रहे हो तो अपन को बेटर डील मिल जाए, तो ये 2 रुपये की जगह 1 रुपये हो गई, तो यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, और 11 डिवाइड बाई 4 तो 2.25 समथिंग कुछ आगे अपने को बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो 2 रुपये तक 2.25 तक अपने को कॉस्टिंग मिल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन लेवल बढ़ता जाएगा, मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी और मेरा एनालिसिस बढ़ता जाएगा। अब सीपीवी एनालिसिस जब मैं कर रहा हूँ तो वो यही तो बोल रहा है कि सेल्स की वॉल्यूम, अब मान लेते हैं मेरी सेलिंग प्राइस जो है, मेरी सेलिंग जो प्राइस है वो 15 रुपये है, या सेलिंग प्राइस जो है मेरी 15 नहीं, मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो मान लेते हैं 8 रुपये। कितनी है? 8 रुपये। तो यदि मैं 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरी प्रॉफिट होगा कि लॉस? सर लॉस होगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट 12 रुपये आ रही है। अगर जैसे ही मैं सेकंड यूनिट पे जाऊंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, थर्ड यूनिट पे और प्रॉफिट होगा, फोर्थ यूनिट पे और प्रॉफिट होगा। यानी कि सेल्स की वॉल्यूम जब मेरी बढ़ेगी, कितनी बढ़े? 1 से 2 हो जाए। अगर सिंगल यूनिट पे मेरी सेल्स हो रही है तो मेरे को प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन इतना हुआ है और सेल्स की कॉस्टिंग इतनी आ रही है। जैसे ही मैं 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं, अब ये प्रोडक्शन से भी कोरिलेटेड है ना, तभी हमको पता चल रहा है कि हमारी ये प्रॉफिट आ रहा है। एक फिलोसॉफी ये कहती है। दूसरी फिलोसॉफी ये कहती है कि 30 यूनिट तक तो आपको केवल कॉस्ट ही कवर होगी। अब मान लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। कोई एक मशीन लगाई मैंने, एक मशीन इस्टेब्लिश करी, उसके इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट आई 25,000 रुपये। चलिए, इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट आई 1 लाख रुपये। कितनी आई? 1 लाख रुपये इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट आई। उस मशीन को लगाने पे इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट आई 1 लाख रुपये। जैसे जैसे वो मशीन हर साल वो 20,000 रुपये का प्रोडक्शन करती है, 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, और इतने में ही मैं उसको बेच देता हूँ, पर यूनिट सेल हो जाती है। 20,000 रुपये की 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है और 1 रुपये के हिसाब से मैं उसको बेच देता हूँ, तो 20,000 रुपये मेरे को मिलते हैं। उसकी इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपये। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो बोलोगे आप सर 1 लाख रुपए, जितनी मेरी कॉस्ट आती है एस्टेब्लिशमेंट की वो मेरी 1 लाख रुपए है। तो ये ब्रेक इवन कब तक आएगा? तो आप कहोगे 1 लाख डिवाइड बाय 20,000, तो ये आ जाएगा 5 साल के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा? ब्रेक इवन मिल जाएगा। मतलब 5 साल तक तो कंपनी को केवल जितनी उसने मशीन की कॉस्ट लगाई है उसकी रिकवरी में समय मिलेगा। क्लियर हो रहा है ना? हाँ। उसके बाद जैसे ही छठा साल आएगा, मेरे को 20,000 रुपये का क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। 20,000 रुपये का क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ आती नहीं है, तब तक मेरा कांस्टेंट प्रॉफिट 20,000 का बनता चला जाएगा। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी जो कॉस्ट मैंने लगाई है उस कॉस्ट तक। अगर इस प्रीवियस एग्जांपल में अपन देखते हैं तो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है? ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा 12 रुपये। जितनी कॉस्ट हमने फर्स्ट यूनिट में अंदर ब्रेक इवन है 12 रुपये, नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि 12 रुपये की चीज़ मैं 12 में बेच देता हूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन मेरी सेलिंग प्राइस है 8 रुपये। तो अगर मैंने 1 यूनिट 12 में बेची है, 2 यूनिट में मेरी फिर कॉस्टिंग कम हुई 6 रुपये, तो 6 रुपये मेरा क्या है? ब्रेक इवन है। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को ब्रेक इवन कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सेल्स आप समझ गए, प्रोडक्शन समझ गए, फिक्स कॉस्ट समझ गए। एक कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड बड़ा परेशान करेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो मेरे को मिल जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी को ही फिक्स कॉस्ट भी बोल दियो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन टेक्निकल टर्म में इसको कंट्रीब्यूशन, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 निकाला जाता है, फॉर्मूला है। आगे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सारी चीज़ें देखते हुए चलते हैं। अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, बेसिक पाथवे है। अब सीपीवी एनालिसिस करते समय पहला पॉइंट रहता है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये क्लियर हो गया। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि यहाँ पर जब मैं एग्जांपल में जा रहा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 4, तो 0.25 तक आ गई ना। तो ये वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपना
सेलिंग कंट्रीब्यूशन का मार्जिन निकल कर आया। ठीक है, ब्रेक इवन प्राइस आपने निकाल लिया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का सिंपल फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस में से अपन को वेरिएबल कॉस्ट निकाल देना है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का निकालते हैं अपन कैसे हैं? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इतना भी नहीं निकले तो मैंने आपको जो टेक्निक बता रखी 1 लाख डिवाइड बाय 20,000, तो भी वही फॉर्मूला है, केवल लिखने का तरीका बदला है। इससे प्रॉफिट से, इससे एनालिसिस करने से मुझे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि मैं कहाँ कितने यूनिट तो कम से कम मुझे बेचने होंगे कि मेरे को प्रॉफिट मिले, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, सेल्स के टारगेट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी मेरे को, है ना, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी कि भैया मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर मेरे को एम्फेसिस करना है, प्राइसिंग का डिसीजन करने में हेल्प मिलेगी। भैया 1 यूनिट लोगे तो मैं 12 से कम दे ही नहीं सकता, तो 13 रुपये मेरी सेलिंग प्राइस होगी, 1 रुपये का प्रॉफिट तो मैं भी कमाऊंगा, है ना। और आगे क्या करना है ये सिचुएशन भी। अब डिसएडवांटेज क्या है? बेसिकली एक टेक्निकल टर्म होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, हमेशा डेटा के ऊपर प्रोडक्ट होती है, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स भी वर्क करते हैं। सम टाइम लॉन्ग टर्म सेल्स के लिए हम शॉर्ट टर्म लॉसेस भी लेते हैं, मार्केट फैक्टर्स को इसमें इग्नोर किया गया। मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर ये अपन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कुछ एजम्पशंस इसके अंदर हैं, लाइक के रियल मार्केट में नहीं है, प्राइजेस कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड और वेरिएबल प्राइजेस कांस्टेंट होगी, है ना, लिमिटेड प्रॉफिट रहता है, तो ये कुछ इसके एजम्पशन के कारण इसकी पॉइंट्स है। मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो 1 यूनिट बढ़ने के कारण हमको एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ती है। लाइक अगर मैं 1 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 10 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये है, तो मेरी टोटल कॉस्ट होती है अपनी 12 रुपये। अभी इसको इस एग्जांपल से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो 2 इंटू 2 4, यहां पर 4 कैसे लिखा? 2 + 2, वहां पर समझाने के लिए नहीं लिखा था, मैंने कहा ना अपन एडवांस लेवल तक चलेंगे, सिंपल से लेके एडवांस लेवल तक। लोग गलतियां मत निकालना, सर पहले मैं तो करा ही नहीं था, है ना। तो इसको ये समझो, 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया, 1 यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? 2 रुपये, तो 2 यूनिट पे कितनी आएगी? 4 रुपये, तो 10 + 4 14 हो गया। तीसरे के अंदर जब मैं प्रोडक्शन करने गया, वहां मैंने वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट मान ली थी और बाद में जाके उसको डिक्लाइन करा, इसलिए 10 6 16। तो मार्जिनल कॉस्ट वो होती है जो में डिफरेंस इसके अंदर आता है। एक मार्जिन का मतलब होता है गैप, मार्जिन का क्या मतलब होता है? गैप। जैसे कि ये टी शर्ट है, इसमें क्या है? गैपिंग है, ये 2 इंच 3 इंच की गैपिंग है, तो क्या होता है, अपन कितनी बार शर्ट के लिए जा रहे होते हैं, भैया ये तो शर्ट बहुत टाइट है, थोड़ा सा मार्जिन दो, इसके अंदर लूज दो करो, है ना। तो वो क्या होती है? गैपिंग होती है। गैपिंग को ही मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन में क्या है? जितना डिफरेंस आ रहा होता है 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पे जो डिफरेंस क्रिएट होता है, इसी को ही मार्जिन बोलते हैं, और यही मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 2। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा ये वेरिएबल कॉस्ट और कम होती चली जाएगी, और यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। देखो टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितनी है? 12 रुपीज़। यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी है? पर यूनिट बात कर रहा हूँ, 7 रुपीज़, है ना। 2 डिवाइड बाय 14, 16 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर 5 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, है ना। इतना अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन का सिंपल फॉर्मूला है, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को अपन को माइनस कर देना है, और दोनों अगर पर यूनिट दे दिए जाएं तो बढ़िया, नहीं तो अपन पर यूनिट जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा उससे डिवाइड कर देंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये भी एक लंबा फॉर्मूला है, या टोटल सेल्स में से अपन वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। यानी 40 रुपये की चीज़ बिकी, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये थी, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया? 30 और 2, 30 में से 2 माइनस हो गए 28 रुपये, ये कंट्रीब्यूशन आ गया, है ना। अगर मैंने 40 रुपये में 4 यूनिट बेची, कितने यूनिट बेची? 4, तो डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो 7 रुपीज़ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मेरे को मिल जाएगा। बहुत सिंपल है ना। अब इसका न्यूमेरिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो तो अभी अपन को आगे थोड़ा सा पता चलेगा, है ना। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंटरनल में आपके कोई न्यूमेरिकल आया इससे, तो अपन और उसके ऊपर एम्फेसिस करेंगे, है ना। केवल टॉपिक का नाम कि सर इससे न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बड़ा ही सिंपल रेशो, और एग्जाम में बार बार पूछा गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100।
अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एसवीसी ये याद कर लो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। अब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है वही तो फिक्स कॉस्ट है ना, जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, यानी कंट्रीब्यूशन में दो एलिमेंट है, एक फिक्स कॉस्ट भी और एक प्रॉफिट भी है। इसलिए मैं कह देता हूं कभी कभी अगर ब्रेक इवन पे किया जाए तो कंट्रीब्यूशन ही फिक्स कॉस्ट है, लेकिन दो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, इससे अपन को परसेंटेज मिल जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई 20,000 की चीज है तो 20,000 रुपये अगर मेरी कॉस्ट है और मैं हर साल उससे 4,000 रुपये जनरेट करता हूँ तो 5 सालों बाद तक 5 4 5 20 5 सालों तक मेरा ब्रेक इवन ही आएगा, यानी 20,000 इक्वल टू 20,000 जो कॉस्ट है उसके अलग। जैसे सेलिंग पर यूनिट 500 है, वेरिएबल 200 है, कंट्रीब्यूशन 200 है, तो 50,000 डिवाइड बाय 200, 50,000 डिवाइड बाय 200। अब 200 कैसे आया, सेलिंग में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी तो 200 आया, तो 250 यूनिट, ये मेरा ब्रेक इवन आ गया। नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को ही ब्रेक इवन बोलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो पॉइंट होता है इतना परसेंट तक मेरे को लॉस नहीं होगा। लाइक जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन। अब देखिए 2 लाख की सेल्स है, ब्रेक इवन कहां है, 1.25 लाख में, 1,25,000 ये नीचे है। इसका मतलब क्या है, ये जो गैप है, ये जो एरिया है 75,000 का, ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब इतने तक मेरे को लॉस नहीं होगा, मैं कितने तक बेच सकता हूं। कोई चीज 1.25 लाख की है, मैं उसको ब्रेक इवन 1.25 लाख, बीईपी क्या है 1.25 लाख, बेच कितने में रहा हूं 2 लाख में, 75,000 रुपये क्या कमा रहा हूं, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का एरिया होता है उसी को ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब 75,000 डिवाइड बाय 2 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 37। अच्छा, हमेशा हर चीज अधिकतर याद रखना कैलकुलेशन होगी सेल्स के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर बहुत सी कम चीजें कैलकुलेट होती है, सेल्स के ऊपर ही अधिकतर फॉर्मूले ड्रॉ किए गए। तो हमेशा आपको याद रखना है नीचे सेल्स ही आएगा, बेस हमेशा सेल्स रहेगा, ऊपर कंट्रीब्यूशन रख लो, इधर 100 कर लो, तो वॉल्यूम का एनालिसिस आ गया। और यहाँ पर अगर कंट्रीब्यूशन की जगह मैं प्रॉफिट लिख लूँ तो अपन को कौन सा मिल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी चीजें देखो। अब डिसीजन मेकिंग क्या हेल्प करती है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से, एक तो इसके अपने की फैक्टर्स हैं, एक तो डिसीजन रूल में अपन को हेल्प करती है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अपन चेक करते हैं, जहां पर कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा वहां पर कंपनी वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू करती है, सिंपल पॉइंट है। प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करती है सीपीवी एनालिसिस, ये अपन ने देख लिया, एक तो कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है और कौन सी उसकी प्राइस रखनी है, मिनिमम प्राइस क्या होगी और मैक्सिमम प्राइस क्या रख सकते हैं अपन, है ना। प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी, यदि मेरे को पर यूनिट पता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बी प्रोडक्ट कम प्रॉफिटेबल है, तो मेरे को उसके कंपैरिजन में इजी होता है। तो कंट्रीब्यूशन से अपन को ये पता चल जाएगा। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होता है कि कंपनी वो चीज़ों को प्रोडक्शन करना बंद कर दे। जैसे कि एक कार आती थी, हमने शेवरले कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर लिया, है ना। उसकी हमने सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार का नाम बताइएगा, कार टवेरा, बिकने वाली कार तो नहीं लेकिन मोस्ट यूजेबल कार थी टैक्सी के अंदर टवेरा, 8 सीटर में, मतलब एक तरीके का, बहुत 4 पीछे बैठ जाते थे, 3 इधर हो जाते थे और 1 जना आगे, और आगे भी 2-3 जने तो बैठ जाते थे, तो 7-8। अभी वो कंपनी उसके पार्ट्स ही नहीं दे रही क्योंकि कंपनी आउटडेटेड हो गई, कंपनी इंडिया में उसने बिजनेस बंद कर दिया। तो शेवरले कंपनी तो वो प्रोडक्ट लाइन उन्होंने बंद कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि वो लॉस मेकिंग हो रही थी, इससे कंपनी को लॉस होने लगा। अब देखो कंपनी के पास 15 प्रोडक्ट है ना, 1 2 3 4 5, सारे लॉस में चले या सारे प्रॉफिट में चले ऐसा होता नहीं है। तो जौन सा प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है उस प्रोडक्ट को बंद कर देना ही ड्रॉपिंग ऑफ अ प्रोडक्ट कहलाता है। लेकिन किसी एलिमेंट से थ्रू ये प्रोडक्ट चल रहा है, जैसे कि पतंजलि के कपड़ों का उद्योग भी चल रहा है, एफएमसीजी भी चल रहा है, खाने के आइटम भी दे रहे हैं, एफएमसीजी के अंदर ही आगे आयुर्वेदिक दवाइयां भी दे रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट लाइन यानी कि पूरा का पूरा एक सेगमेंट बंद कर देना, प्रोडक्ट लाइन का ड्रॉप करना होता है, या शट डाउन करना। शट डाउन में सब कुछ बंद हो रहा है ना। मेक और बाय डिसीजन में अपन को हेल्प मिलती है।
यही अपन को सिंपल और एक्सपोर्ट ऑर्डर तो अपने पॉइंट्स हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं कि अपने सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में हमको कहाँ कहाँ ये हेल्प कर रहे होते हैं। सेल्स के प्रोसेस करने में अपन को हेल्प मिलती है कि कंपनी को सेल्स करना है, एक्सपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, शट डाउन करना है, यही सारी चीज़ें। इसका ये कंपैरिजन बार बार एग्जाम में आता है, मतलब ये आपके तो नहीं आया, लेकिन ये शट डाउन करना है या कंटिन्यू ऑपरेशन करना है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, शटडाउन का मतलब कंपनी वो प्रोडक्शन करना, वो चीज का बंद कर देती है। कंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब है कि समटाइम्स बिजनेस में लॉस होगा और फिर प्रॉफिट होगा, है ना, कि अभी तो कंपनी को लॉस हो रहा है लेकिन फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए वो कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। इसलिए दोनों में डिफरेंस होता है। शटडाउन के अंदर फिक्स कॉस्ट जो होती है वो अनअवॉइडेबल होती है और कंटिन्यू ऑपरेशन में फुली इंकर्ड होती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसके अंदर होती नहीं है शटडाउन के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया तो कोई वेरिएबल कॉस्ट होगी ही नहीं, जबकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, इसमें डिसीजन क्या होता है, शटडाउन लॉस के कारण नहीं होता और कंटिन्यू ऑपरेशन भी प्रॉफिट की उम्मीद के कारण होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट क्या होता है शटडाउन से, शटडाउन से प्रॉफिटेबिलिटी अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट रहती है और वो उसके इक्वल होता है और इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिड्यूस होता हुआ चला जाता है। शटडाउन शॉर्ट टर्म डिसीजन के सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए लिया जाता है और ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए होता है। और कौन सा चूज करना है मार्केट की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा और ये रिकवरी और कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि कंपनी को शटडाउन कर देना चाहिए या कंटिन्यू ऑपरेशन करना चाहिए, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, मेन तो डिफरेंस ये रहता है कि जब हम शटडाउन कर देते हैं, है ना, कोई भी शट डाउन कर देते हैं तो उसमें जो फिक्स कॉस्ट है उसको रिकवर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार मशीन खरीद ली, मान लेते हैं कि एक गन्ने के जूस वाले ने एक मशीन ले आया वो गन्ने का जूस बनाने के लिए, उसने कहा नहीं यार ये धंधा तो समझ में नहीं आ रहा, बंद किया जाए। तो धंधा समझ में नहीं आ रहा, उस मशीन का क्या करेगा, जब तक वो बिकेगी नहीं तब तक प्रॉफिट नहीं, जब तक उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिक्स कॉस्ट जो इनकर्ड होती है वो रिकवर नहीं हो सकती। लेकिन अगर कंटिन्यू ऑपरेशन रहता है तो वो सम टाइम्स के बाद वो फिक्स कॉस्ट को रिकवर किया जा सकता है। शट डाउन टेम्पररी शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए भी होता है और लॉन्ग टर्म तो कम, शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि हमेशा बिजनेस की अकाउंटिंग परिभाषा में बोला जाता है कि बिजनेस हमेशा रहेगा, है ना, हमेशा रहेगा, यदि अपन रहे ना रहे बिजनेस जरूर रहेगा। जैसे धीरूभाई अंबानी जी का स्वर्गवास होना रिलायंस का खात्मा नहीं है और रिलायंस का माइंड अप होना, जैसे वोडाफोन आइडिया कंपनी का मर्जर हो जाना या रिलायंस का एंड अप होना मुकेश अंबानी जी का स्वर्गवास नहीं है। यानी बिजनेस अलग एंटिटी है और पर्सन ऑनर अलग एंटिटी है, इसलिए हमेशा शटडाउन को शॉर्ट टर्म माना गया है। बाकी ये कंट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूस ऑपरेशन को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बोला गया है ना। ये लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए होता है, ये प्रॉफिट को फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने के लिए अपन ये करते हैं, है ना। ये फ्यूचर की डिमांड के ऊपर आधारित होता है, ये करंट सिचुएशन के ऊपर आधारित होता है। इसमें बैंकरप्सी होती है, इसमें आप कह सकते हो हैवी डेब्ट होता है और इसमें अपने पास इनकम सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और दोनों मैनेजरल पॉइंट ऑफ डिसीजन है, बहुत सिंपल है। देखो यूनिट कंप्लीट हो गई, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत यूनिट कंप्लीट हो गई और आपको पता भी नहीं चला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूनिट पे हमला बोलते हैं और मेरे को ज़रूर बताइएगा कोई न्यूमेरिकल अगर इससे आ रहा है आपके तो उसको भी सॉल्व करेंगे अपन। बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं इसके। जय हिंद।